नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। उस पे बच्चों पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों रजवाड़ों का विलय। क्या पढ़ेंगे बच्चों? रजवाड़ों का विलय। तो बच्चों जो ब्रिटिश इंडिया था वो 2 हिस्सों में था। एक हिस्से में क्या था बच्चों? ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे और दूसरे हिस्से में क्या थे बच्चों? देसी रजवाड़े। तो बच्चों जो देसी रजवाड़े थे वो कितने रजवाड़े थे बच्चों? 565 रजवाड़े थे। इन पर किनका राज हुआ करता था बच्चों? राजाओं का। तो जो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे, इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। तो बच्चों ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत थे और एक कौन सा था बच्चों? देसी रजवाड़े। जो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले थे बच्चों उन पे किनका राज था? अंग्रेजों का। और जो देसी रजवाड़े थे उन पे किनका राज था बच्चों? राजाओं का राज था। बच्चों रजवाड़े कितने थे हमारे पास? 565। और बच्चों 4 रजवाड़े या 4 रियासत बोल सकते हो। 4 रियासतों ने हमारे भारत के विलय पत्र पे साइन नहीं किए थे। तो बच्चों समस्या क्या क्या है वो पढ़ेंगे। आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। इसका मतलब यह था कि सभी रजवाड़ों की संख्या कितनी थी बच्चों? 565 ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर क्या कर दिए जाएंगे? आज़ाद हो जाएंगे। अब बच्चों जो रजवाड़े आज़ाद हो रहे थे उनके पास 2 ऑप्शन थे। या तो वो रजवाड़े पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे, या फिर वो चाहे तो इंडिया में शामिल हो जाएं, या फिर वो अपने आप को क्या घोषित कर सकते हैं? स्वतंत्र घोषित भी कर सकते हैं। अंग्रेजी राज का नजरिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होना या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था। यह फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया था। तो बच्चों राजा चाहे तो किधर भी शामिल हो सकते थे, या तो भारत में शामिल हो जाएंगे या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर वो चाहे तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा यानी कि बच्चों सबसे पहले स्वतंत्र होने की घोषणा किसने की? भारत का पहला रजवाड़ा जो स्वतंत्रता की क्या करता है? घोषणा करता है। वो बच्चों कौन था? त्रावणकोर। कौन था बच्चों? त्रावणकोर। जो कौन से राज्य में शामिल है बच्चों? केरल राज्य में है। कहाँ पे है? केरल में। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? त्रावणकोर ने की। त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की सबसे पहले। अगले ही दिन कौन करता है बच्चों? हैदराबाद का निजाम भी घोषणा कर देता है। तो बच्चों ये ध्यान रखना। अब सरकार का नजरिया क्या होता है? छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बढ़ जाने की इस संभावना के विरुद्ध जो अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का क्या किया था बच्चों? विरोध किया। लीग का मानना था कि रजवाड़े को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। तो बच्चों जो मुस्लिम लीग था वो क्या कह रहा था कि रजवाड़ों को अपनी मर्जी से क्या करना चाहिए? अपना फैसला खुद को लेना चाहिए। रजवाड़ों के शासकों को मनाने और समझाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या की थी बच्चों? ऐतिहासिक भूमिका निभाई। तो एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया था। आज यह आसान जान पड़ सकता है, लेकिन अपने आप में यह बहुत बड़ा जटिल काम था जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था बच्चों? सबको इकट्ठा करके बहुत सारे रजवाड़ों को क्या कर दिया था? भारतीय संघ में क्या कर दिया था? शामिल। तो एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मिसाल के तौर पर जो आज का उड़ीसा है बच्चों उसमें तब कितने थे? 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे क्या थे? रजवाड़े थे। सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े और अन्य प्रशासनिक तंत्र थे। तो बच्चों इन सबको एकीकरण में शामिल यानी कि एक कौन किया बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देसी रजवाड़ों की चर्चा में 3 बातें बच्चों सामने आई थी। पहली बात ये थी कि अधिकतर रजवाड़ों के लिए भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात ये थी कि भारत सरकार का थोड़ा सा रुख क्या था बच्चों? लचीला था।
अगर कुछ रजवाड़े अगर अपने आप के लिए बोले कि मैं शामिल नहीं हुआ, तो भारत उन कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए भी तैयार था। जैसा कि हमने कुछ विशेष अधिकार दिए थे बच्चों, किसको? जम्मू कश्मीर को। तो भारत सरकार ने अपना वहां पे क्या रखा था बच्चों? रुख थोड़ा सा क्या रखा था? लचीला रखा था। तीसरी बात, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी, और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता एकता का सवाल सबसे ज्यादा अहम था। तो बच्चों ध्यान रखना। और बच्चों जो विलय पत्र था जिसपे साइन किए जा रहे थे, उसे हम विलय पत्र या सहमति पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए कौन बच्चों? जो होने थे शामिल, तो शामिल हो गए बहुत सारे रजवाड़े। और जो शामिल होने के लिए किस पे साइन करना पड़ेगा बच्चों? विलय पत्र पे और सहमति पत्र पे, जिसे हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। लेकिन बच्चों 4 रियासतें थी, एक तो जूनागढ़, एक जम्मू कश्मीर, एक हैदराबाद और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में क्या हुआ बच्चों? थोड़ा कठिन साबित हुआ। और बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिर्फ हैदराबाद और मणिपुर की रियासतों के बारे में। तो बच्चों ध्यान रखना, हैदराबाद के राजा का नाम क्या था? निजाम। मणिपुर का राजा का नाम बोधचंद्र था। और बच्चों जम्मू कश्मीर के राजा का नाम हरि सिंह था। और जूनागढ़ के राजा का नाम था नवाब महाबत खान। तो बच्चों 4 रियासतें थी, उन्होंने क्या किया बच्चों? विलय पत्र पे साइन नहीं किया। तो बच्चों बात करेंगे किसकी? हैदराबाद की। और हैदराबाद के राजा का नाम क्या था बच्चों? निजाम। ये है बच्चों निजाम, और ये है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर तुमसे कोई बच्चों पूछे कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी, वो हैदराबाद थी। सबसे अमीर रियासत भी कौन सी थी बच्चों? अमीर रियासत भी कौन सी थी? हैदराबाद। और बच्चों हैदराबाद के राजा का नाम क्या था? निजाम। क्या था? निजाम। जब बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल एकीकरण के समय निजाम के पास जाते हैं, तो उन्होंने सन 1947 में क्या कहा बच्चों? निजाम ने कहा किसको? वल्लभ भाई पटेल को, कि तुम मुझे 1 साल के लिए क्या छोड़ दो? यथाशक्ति छोड़ दो। यथाशक्ति का मतलब होता है बच्चों अपनी शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का मतलब अपनी शक्ति के अनुसार छोड़ दो। किसने कहा? निजाम ने। तो निजाम क्या हुआ बच्चों? विलय पत्र पे साइन नहीं करता है और कहता है कि हमें क्या छोड़ दो? यथाशक्ति छोड़ दो। अब बच्चों क्या होता है, जैसे ही निजाम भारत में शामिल होने के लिए मना करता है, तो जो हैदराबाद होता है ना बच्चों, हैदराबाद के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस और वहाँ पे महिलाएं और किसान क्या करती हैं बच्चों? इस निजाम के खिलाफ क्या कर देती हैं? आंदोलन स्टार्ट कर देती हैं। अब बच्चों ये निजाम क्या करेगा? इस आंदोलन को दबाने के लिए क्या भेजेगा बच्चों? अर्धसैनिक बल भेजेगा। यानी कि क्या भेजेगा बच्चों? अर्धसैनिक बल भेजेगा, जिसे हम कहते हैं बच्चों रजाकार। क्या कहते हैं? रजाकार। अब बच्चों ये सारी चीजें जो हो रही थी, इसको कौन देख रहा था बच्चों? भारतीय सरकार ये सब देख रही थी। और भारत ने भी क्या किया इस पे? भारत ने किस पे? निजाम पे क्या कर दिया बच्चों? सैनिक कार्यवाही की। और निजाम ने क्या कर दिया था बच्चों? आत्मसमर्पण किया। तो ये हैदराबाद भारत में कब विलय हुआ था बच्चों? 17 सितंबर 1948। दोबारा सुनो बच्चों, सबसे अमीर रियासत कौन सी है? हैदराबाद है। सबसे बड़ी रियासत कौन सी है बच्चों? वो भी हैदराबाद है। हैदराबाद के राजा का नाम क्या है बच्चों? निजाम। इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा था कि हम भारत में भी शामिल नहीं होंगे, हमें 1 साल के लिए क्या छोड़ दो बच्चों? यथाशक्ति, यानी कि हमारी शक्ति के अनुसार। तो बच्चों जैसे ही निजाम ने भारत में शामिल होने के लिए कहा, तो यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी, हैदराबाद कांग्रेस, महिला और किसान, इनके खिलाफ क्या करती हैं? निजाम के खिलाफ आंदोलन करती हैं। इस आंदोलन को दबाने के लिए निजाम क्या करता है बच्चों? अर्धसैनिक बल भेजता है, उसे रजाकार कहते हैं। ये सारी सिचुएशन कौन देखती है बच्चों? भारत सरकार देखती है। भारत सरकार भी पीछे नहीं रहती। भारत सरकार भी किस पे आक्रमण करती है? सैनिक कार्रवाई किस पे करती है? निजाम पे। और निजाम क्या करता है बच्चों? आत्मसमर्पण करता है और 17 सितंबर 1948 को विलय पत्र पे क्या कर देता है बच्चों? साइन कर देता है। तो हैदराबाद की रियासत सबसे बड़ी रियासत थी।
पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटका में और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में हैं। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथाशक्ति बहाल रखने का क्या कर दिया, एक समझौता किया। समझौता 1 साल के लिए था। अब क्या होता है बच्चों, इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासक के खिलाफ क्या कर दिया, एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। तो बच्चों निजाम के खिलाफ आंदोलन चल रहा है और उन्हीं के हैदराबाद के लोगों ने कर दिया। तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन के खास तौर पर दुखी थे। वहाँ पे कुछ महिलाएं दुखी थी। कम्युनिस्ट पार्टी हैदराबाद कांग्रेस ने क्या कर दिया बच्चों, इनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन को देख निजाम ने क्या कर दिया बच्चों, लोगों के खिलाफ क्या भेज दिया, अर्धसैनिक बल भेज दिया, जिसे हम कैसे क्या कहते हैं, रजाकार कहते हैं। रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। रजाकारों ने गैर मुसलमानों और खास तौर पर अपना निशाना बनाया। तो बच्चों हैदराबाद क्या होता है, 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। कुछ रोज तक रुक रुक कर लड़ाई चली। इसके बाद निजाम ने क्या कर दिया बच्चों, आत्मसमर्पण किया। निजाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का विलय हो चुका है किसके साथ, भारत के साथ। तो बच्चों एक बार रिपीट करते हैं हम लोग, हैदराबाद के राजा का नाम निजाम था। सबसे अमीर रियासत थी, सबसे बड़ी रियासत थी। निजाम ने भारत को कहा था कि हमें 1 साल के लिए यथाशक्ति छोड़ दो, हमारी शक्ति के अनुसार हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और निजाम के खिलाफ ही क्या करती है हैदराबाद कांग्रेस, महिलाएं और किसान और कम्युनिस्ट पार्टी निजाम के खिलाफ क्या करती हैं, एक आंदोलन छेड़ देती हैं। इस आंदोलन को दबाने के लिए निजाम एक अर्धसैनिक बल भेजता है, किनके ऊपर, महिलाओं और किसानों और कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस पे। इस अर्धसैनिक बल को क्या कहते हैं बच्चों, हम रजाकार कहते हैं। ये सब कौन देख रहा है बच्चों, भारत सरकार देख रही थी। भारत सरकार ने भी सैनिक कार्यवाही की और हैदराबाद के निजाम ने क्या किया, आत्मसमर्पण। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद किसका हुआ बच्चों, भारत का हुआ। अब बात करते हैं किसकी बच्चों, मणिपुर की। आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा भोजचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ ने अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्ता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने यहाँ पे जून 1948 में चुनाव करवाया था। बच्चों ध्यान रखो, यहाँ पे अगर भारत का वह कौन सा क्षेत्र जहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर चुनाव हुए थे, वो कौन सा राज्य हमारा, मणिपुर। और कब किया गया था बच्चों, जून 1948 में। बच्चों ध्यान रखना, आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के राजा ने क्या कर दिया था, भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन इसकी अवधि में उसे आश्वासन भी दिया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत संग्रह हुआ बच्चों, उनके बाद 1948 में वहाँ पे चुनाव होते हैं। और कौन से सिद्धांत पे, सार्वभौमिक वयस्कताधिकार के सिद्धांत पे। मणिपुर की जो निर्वाचित विधानसभा है बच्चों, वो भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। यानी कि जो निर्वाचित सरकार आई थी बच्चों, वो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी। लेकिन मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टी इसके खिलाफ थी। तो उस समय बच्चों मणिपुर की कांग्रेस चाह रही है कि भारत की रियासत में मणिपुर शामिल हो, लेकिन जो निर्वाचित सरकार बनी यानी कि राजनीतिक पार्टियां क्या थी, इसके खिलाफ थी। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर ही भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वो भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दे। भारत सरकार को इसमें सफलता मिली। मणिपुर के इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध और नाराजगी के भाव पैदा हुए। इसका असर आज तक देखा जा सकता है। तो बच्चों ध्यान रखना, मणिपुर में जो निर्वाचित सरकार थी, राजनीतिक पार्टियां थी, वो खिलाफ थी, भारत में शामिल होना नहीं चाहती थी। बल्कि वहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी थी या कि वहाँ पे राजा था जो भोजचंद्र था, वो भारत में शामिल होना चाहता था। तो इस प्रकार मणिपुर भी किसका हुआ बच्चों, भारत में शामिल हुआ। तो बच्चों यहाँ तक पार्ट हम सेकंड कंप्लीट करते हैं। अब पार्ट थर्ड में हम बात करेंगे बच्चों राज्यों का पुनर्गठन। तो यहाँ तक बच्चों हम पार्ट 2 को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।